हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये हमारा एनसीईआरटी का बायोलॉजी 12th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। और आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है और इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, और उसके बाद सीखते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। याद रहे, ये जो हमारी 12th क्लास की बुक है बायोलॉजी की, इसमें 5 यूनिट दी गई हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 4 चैप्टर आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट का ये क्या है, लास्ट चैप्टर है, और फर्स्ट यूनिट हमारी 14 मार्क्स को कवर अप करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। तो हम सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। A person who is a person who has healthy reproductive system with normal functioning। तो एक ऐसा पर्सन, ध्यान देंगे ज़रा, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु हैज़ हेल्थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके पास अपना खुद का हेल्थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है विद नॉर्मल फंक्शनिंग, और वो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फंक्शन भी नॉर्मली करता है। कैसे फंक्शन करता है? नॉर्मली करता है। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं, यानी कि इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेकिन इस डेफिनेशन को थोड़ा चेंज किया गया WHO ने। किसने? WHO ने इसको चेंज किया। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा, WHO ने क्या कहा इसको लेकर के? इसने बोला अ पर्सन हु इज completely well being with all aspects of reproduction। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से अच्छा खासा है विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के तौर पर, जैसे कि दैट इज फिजिकली, सोशियली, मेंटली। अगर जो कोई पर्सन फिजिकली, सोशली और मेंटली इन तीनों तरीके से उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है, बिल्कुल वेलबींग है, ठीक ठाक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन। अब यहाँ पे जो मेंटली है इसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इमोशनली और एक बिहेवियरली। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन हु इज कंप्लीटली वेलबींग, जो पूरी तरीके से ठीक है विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के मामले में
ठीक है, जैसे कि फिजिकली, सोशली और मेंटली, उसके फिजिकल तरीके से भी वो फिट है, सोशली सामाजिक तौर पर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल फिट है, और मेंटली यानी कि इमोशनली और बिहेवियरली भी वो यानी कि सोचता भी ठीक ठाक है, ऐसा गंदा नहीं सोचता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन बोलेंगे। ठीक है, और अगर जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्थी है तो वो कहलाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो आई होप कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लियर हो गया होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको कहा जाता है, एक ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से ठीक ठाक है विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि सोशली, मेंटली एंड फिजिकली जो ठीक ठाक होगा उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसलिए इसको डिफाइन करना पड़ा क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही ये था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम क्या क्या इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। तो सबसे पहला जो टॉपिक था वो था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम किसे कहते हैं। एक होता है हेल्थी पर्सन, एक होता है हेल्थी पर्सन और एक होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थी। तो हेल्थी पर्सन हम किसको बोलेंगे मैं वो भी बता देता हूँ, आप नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में इसको डिस्कस करेंगे। हेल्थी पर्सन, तो हम बोल सकते हैं अ पर्सन who is well being, a person who is well being, a person who is well being socially, mentally एंड फिजिकली, यानी कि जो इन तीनों तौर पर बिल्कुल ठीक है उसी को हम बोलते हैं हेल्थी पर्सन। ठीक है, मेंटली को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, और ये जो डेफिनेशन है हेल्थी पर्सन की ये भी WHO ने दी थी। किसने दी थी, WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस डेफिनेशन को दिया था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है द इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी रिक्वायर्स फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि अगर जो कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी है तो हम चाहते हैं कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बने तो हमें किन किन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि वो हेल्थी रहे। ठीक है, अभी हम इन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सम मेजर्स टेकन फॉर अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर, यानी कि कुछ मेजर्स, कुछ तरीके हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, एक जागरूकता को बना सकें रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम किसी को भी अवेयर कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको नॉलेज नहीं होती है तो वो गलत फहमी में रहता है, कुछ मिथ्स उसके मन में चलते रहते हैं। तो हर एक पॉइंट का क्लियर होना ज़रूरी है। तो चैप्टर से बिल्कुल भी शर्माए नहीं, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है और सीखना है, चीज़ों को हमें सीखना है, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दीज मस्ट बी अवेयर्ड in society. These all the things must be clear to every person who is living in a healthy society. Okay? तो वो तरीके यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो एकदम से इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, इसके कारण क्या है, ये होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, मेथड्स टू प्रिवेंट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि तरीके क्या हैं जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसको प्रिवेंट करने के तरीके, जो इतनी ज़्यादा ना बढ़े, तो क्या क्या किन किन तरीक़ों से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एक्चुअली में वो मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। दीज आर द मेथड्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे MTP की। MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको अबॉर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टाइप से इसमें आ सकता है, लेकिन ये इसके लिए नहीं बनाया गया है। इट्स नॉट ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रियली,
ये क्यों बनाया गया हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। और अगला है हम स्टडी करने वाले हैं एसटीडीज़ यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की या वेनरल डिजीज़ को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है आर्ट। क्या है? आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। ये इनफर्टाइल कपल जो स्टेराइल कपल होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। तो आइए अब हम वन बाय वन इनको सीखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सीख चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन हम किसको कहते हैं, तो वो सारा का सारा आपके सामने लिखा हुआ है। और हम बात करने वाले हैं कि इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी रिक्वायर्स फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि किसी भी सोसाइटी के हेल्थी होने के लिए, रिप्रोडक्टिव तरीके से हेल्थी होने के लिए किन किन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। अगर जो आपसे पूछे कोई भी पर्सन कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सोसाइटी है जहाँ मैं रहता हूँ वो कैसी रहे, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी रहे, तो क्या क्या तरीके मुझे अपनाने चाहिए या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ़ाइन करेंगे कि वो सोसाइटी हेल्थी है या नहीं। तो अगर जो आप चाहते हैं इम्प्रूव करना, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या कर सकते हैं? to aware the people by giving sex education और बेटर सेक्स एजुकेशन। ठीक है, तो जो लोग हैं आप उनको एजुकेट करें रिलेटेड टू सेक्स। इसमें शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब उन्हें पता होगा कि ये होता क्या, तभी तो वो उस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड, जो भी मेडिकल असिस्टेड चीज़ें होती हैं जैसे कि प्रेगनेंसी, ठीक है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसको सपोर्ट करना चाहिए। मेडिकल जो है यानी कि जो मेडिकल लाइन है, मेडिकल असिस्टेड हम बोल सकते हैं प्रोग्राम्स वगैरह, वो क्या करें? प्रेगनेंसी को सपोर्ट करें। क्योंकि अगर जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेंगे, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने से क्या होता है कि जो डेवलपिंग बेबी है वो भी ठीक रहेगा और मदर भी ठीक रहेगी। ठीक है, तो ऐसा होगा तो हम बोल सकते हैं पोस्ट नेटल केयर भी कैसी होगी? अच्छी होगी। अब पोस्ट नेटल केयर क्या होता है? देखना, एक होता है प्रीनेटल और एक होता है पोस्ट नेटल। जब बेबी मदर के बॉम में होता है, पेट में होता है, यूट्रस में होता है, तो वो कंडीशन कहता है प्री नेटल। नेटल हम बोल सकते हैं जैसे बर्थ, यानी कि प्री नेटल यानी कि बर्थ से पहले, और पोस्ट का मतलब बाद में, यानी कि पोस्ट नेटल केयर यानी कि बर्थ के बाद की केयर। तो इन चीज़ों का पता होना भी ज़रूरी है। जब ये पता होगा तो वो बेबी के लिए भी ठीक होगा और मदर के लिए भी ठीक होगा। इससे होता क्या है, जो नेटलिटी रेट है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, नेटलिटी रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ होगा, और मदर का नंबर भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगला अगर जो हम बात करें तो हम बोल सकते हैं वी शुड एनकरेज और इंक्रीज द कपल्स विद स्मॉल फैमिली। यानी कि जो भी कपल है, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? इंक्रीज़ करना चाहिए ऐसे कपल्स को जिनकी, ताकि वो छोटी फैमिली बनाए, ज़्यादा बड़ी फैमिली ना बनाए। तो इससे भी क्या होगा? ये भी क्या करता है? एक फैक्टर्स है जो सोसाइटी को क्या बनाए रखेगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थी बनाए रखेगा। फोर्थ पॉइंट अगर जो हम बात करें तो यानी कि बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज़ और एड्स। ठीक है, इनका डिटेक्शन भी होना चाहिए और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जानी चाहिए
किसी भी टाइप की प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी must be provided for any problem, ठीक है। कोई भी अगर जो प्रॉब्लम है उसके लिए एट ए टाइम मेडिकल फैसिलिटी अगर जो प्रोवाइड की जाएगी तो वो ठीक हो सकता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये फैक्टर्स वो हैं जो क्या करेंगे, इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। किसी भी सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं सम मेजर्स टेकन फॉर अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर, यानी कि वो तरीके, कुछ तरीके हैं जो लिए जाते हैं फॉर अवेयरनेस, जागरूकता के लिए, ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जागरूकता को बनाए रखने के लिए कुछ तरीकों की ज़रूरत पड़ती है और उन तरीकों को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 5 तरीके मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इन 5 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये उन तरीकों में से एक तरीका है जिससे क्या होगा कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में थोड़ी सी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है इस जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनमें क्या करना चाहिए, अभी हम डिस्कस करेंगे। मैरिड कपल्स के लिए भी कुछ होता है और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टेटरी बैन ऑन एम्नियोसेंटेसिस। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं किसमें, कुछ मेजर्स में, ठीक है। वो मेजर्स ऐसे मेजर्स यानी कि ऐसे तरीके हैं जो क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जागरूकता को बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं, इनको सीखते हैं ज़रा हम 1 बाय 1 करके। तो अगर जो हम बात करें सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की, तो फैमिली प्लानिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली में जब फैमिली प्लानिंग की जाएगी, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना होता है। उसमें क्या ध्यान रखेगा, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा। कोई भी पर्सन अगर जो फैमिली प्लानिंग कर रहा है तो वो क्या करता है, वो ये सोचेगा मेरा छोटा से छोटा परिवार हो और जो बच्चे हों वो सारे हेल्थी हों। तो ये सारी चीज़ें फैमिली प्लानिंग के अंदर आती हैं। और ये जो है इंडिया के अंदर कब इसको लाया गया था, तो ये 1951 में लाया गया था, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन होते गए और बाद में 1997 में एक प्रोग्राम आया जिसका नाम था RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1997 में। एक्चुअली में इस प्रोग्राम को क्यों लाया गया, तो इसके कुछ फ़ायदे थे। इसको लाने का पर्पस क्या था, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, या हम बोल सकते हैं एम क्या था। एम लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव ना लिख के हम क्या लिखेंगे, एम। तो सबसे पहला पॉइंट इसका एम ये था कि जो लोग हैं उनमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस आ जाए। क्या आ जाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस आ जाए, ठीक है। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग people related to reproductive health, और हम बोल सकते हैं ऑल एस्पेक्ट्स। सेकंड, अगर जो हम बात करें ये क्यों लाया गया, तो ये लाया गया टू प्रोवाइड फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए reproductively healthy society, to
प्रोवाइड फैसिलिटी, टू प्रोवाइड फैसिलिटी, टू प्रोवाइड फैसिलिटी so that a healthy society can be created, could be created, could be created। ठीक है, तो एक हेल्थी सोसाइटी को बनाया जा सके इसलिए भी इसको लाया गया। ठीक है, तो ये क्या थे, एम थे, किसके एम रहे हैं ये, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के। और ये कब लाया गया, इसकी डेट ध्यान रखना, ईयर ध्यान रखना, 1997 में इसको लाया गया था। और फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कब हुआ था, ये 1951 में स्टार्ट हुआ था। तो पहला जो इसका एम है वो क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस को क्रिएट करना अमंग पीपल, लोगों के बीच में, रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेकेंड, टू प्रोवाइड फैसिलिटी, फैसिलिटी प्रोवाइड करना सो दैट, ताकि हेल्थी सोसाइटी कुड बी क्रिएटेड, एक हेल्थी सोसाइटी को बनाया जा सके। और इस प्रोग्राम में इसमें कुछ एनजीओ भी इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व होती हैं। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व होती हैं इसको बढ़ावा देने के लिए। ये क्यों बनाई हैं, ठीक है, इनको सिर्फ बनाया गया है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के अंदर, ताकि जो भी बेबी प्रोड्यूस हो रहा है यानी जो बन रहा है उसकी अच्छे से देखभाली की जा सके और इसको एक हेल्थी कैटेगरी में रखा जा सके, एक ऐसी सोसाइटी में रखा जा सके जहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये तो था फैमिली प्लानिंग के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं इन स्कूल्स। तो स्कूल में एक्चुअली में यहाँ पर कहा जाता है जो भी स्कूल्स होते हैं उन स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। जो भी सेक्स एजुकेशन है उसको दिया जाना चाहिए। क्यों प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, उन्हें कुछ गलत कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं, उनमें कुछ गलत फहमी होती है, मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, उन्हें कुछ मिथ्स पता होते हैं जिसके चलते वो अपने आप को ठीक से मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसलिए सेक्स एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि इसकी ज़रूरत हम बोल सकते हैं आफ्टर 8th क्लास इसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। 9th में थोड़ा सा, फिर 10th में थोड़ा और आपने देखा भी ऐसा होता भी है। हम धीरे धीरे 9th में एक छोटा सा टॉपिक इन्वॉल्व किया गया था एड्स, ठीक है, 10th में और हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसके बारे में सीखा और वहाँ पर फिर एसटीडी को सीखा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सीखा था। ओके, 11th में इस टॉपिक को नहीं दिया था और हमें 12th में इसको सीखना है। तो क्या होता है, इसको इंट्रोड्यूस करने से जो भी उनके अंदर मिथ्स होते हैं, जो भी मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं और रियली वो समझ सकते हैं कि एसटीडी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती हैं। जब उन्हें सही से नॉलेज होगी स्टूडेंट्स को इसके बारे में, तो वो अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं। अगर जो नॉलेज ही नहीं है तो वे किस तरीके से अपने आप को हेल्थी रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। आगे हम बात करते हैं जो भी मैरिड कपल्स होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैरिड कपल्स को एक्चुअली में एजुकेट किया जाना चाहिए, ठीक है। हम उनको एजुकेट करें या उनको अवेयर करें और क्या उम्मीद रखें कि भैया बर्थ कंट्रोल यानी कि कम से कम बच्चों को पैदा करें। वो एक्चुअली में ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैरिड कपल हैं अगर जो वो एजुकेट होंगे, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर जो बच्चे ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, एक टाइप से पॉपुलेशन बढ़ेगी और पॉपुलेशन अगर जो बढ़ती है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे आज के तौर पे अगर जो हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो आज के टाइम पे अराउंड 133 करोड़ के आसपास है, यानी कि 133 करोड़ के आसपास है। ये कितनी बढ़ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअली में 2001 का जो सेंसस था, 2001 का जो सेंसस था, इस टाइम पर
अराउंड इंडियन पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास थी। लेकिन अगर जो हम आज की बात करते हैं 2020 की, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, सॉरी 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़, 100 करोड़, 133 करोड़, ठीक है, 133 करोड़ के आसपास है। अगर जो ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो बेरोज़गारी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, काम किसी के पास होगा नहीं, फूड सप्लाई में कमी आ जाएगी, तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए जो भी मैरिड कपल्स होते हैं उनको इनके बारे में एजुकेशन दी जानी चाहिए, भैया बर्थ कंट्रोल करके चलें। नेक्स्ट है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। अभी जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है ये क्या कहता है, ये कहता है यार गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ें बनाई हैं फैमिली प्लानिंग, तो इसका ध्यान रखें, ठीक है। और अगर जो बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड कुछ बोला गया है तो उसका भी ध्यान रखिए। ध्यान रखने का मतलब क्या है, ध्यान रखने का मतलब ये है कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम कहते हैं कि अगर जो कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, वो प्रेगनेंसी में, तो उसको मेंटेन किया जाना चाहिए, उसको चेकअप के लिए बार बार जाते रहना चाहिए ताकि उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू ना हो, ठीक है। ऐसे ही प्रीनेटल और पोस्टनेटल, प्रीनेटल स्टेज में कितनी बार उसको चेकअप करवाने चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए, और पोस्टनेटल के बाद ब्रेस्ट फीडिंग उसको देना चाहिए बेबी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं और ये क्या बनाए रखेंगी, उसको हेल्थी बनाए रखेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। स्टेटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस पर तो एक बैन होना चाहिए, क्यों, आइए बात करते हैं इसकी। तो जब कहा गया है कि इस पर बैन होना चाहिए तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी इसमें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्चुअली में ये एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। एमनियोसेंटेसिस, अगर जो आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हो, वहाँ पर मैंने प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पढ़ाया था एक डायग्राम के साथ। वो डायग्राम कुछ ऐसा था, यहाँ पर वो एम्ब्रियो था इस तरीके से और कुछ ऐसी लेयर थी, ठीक है, आपको याद हो तो मैंने इसको बताया था कि ये एमनियोन होता है। क्या होता है, एमनियोन, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। और मैंने कहा था कि अगर जो किसी भी बेबी का सेक्स डिटरमाइन करना है कि वो मेल है या फीमेल है, तो क्या कर सकते हैं, इस फ्लूइड को निकाल के हम पता कर सकते हैं। एक्चुअली में इसमें ऐसा क्या होता है, तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। तो एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं इट इज़ अ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट which is based on chromosomal pattern, which is based on chromosomal pattern, ठीक है। तो ये एक टेस्ट होता है जो क्रोमोसोमल पैटर्न के ऊपर बेस्ड होता है। एक्चुअली में क्या किया जाता है इस टेस्ट के अंदर, यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है। जब आप टेस्ट करने वाले हैं ये, तो क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी क्या करेंगे, कैरियोटाइपिंग करेंगे। क्या करेंगे, कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है क्रोमोसोम्स को अरेंज करना, क्रोमोसोम्स को अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़ के हिसाब से इनको अरेंज कर दिया जाता है। यानी कि जो बड़ा क्रोमोसोम है नंबर 1, उसको पहले, फिर उससे छोटा 2, 3, 4, 5 इस तरीके से अरेंज करते चले जाते हैं। कैरियोटाइपिंग कर दिया जाता है। कैरियोटाइपिंग करते हैं हम पेपर पर। जिस पेपर पर आप क्रोमोसोम्स बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, मान लो आपने क्रोमोसोम्स बनाए कुछ इस तरीके से,
ठीक है, ऐसे आप अरेंज करते चले गए। और ये लास्ट वाला हो गया 23rd पेयर, कौन सा, 23rd पेयर आपने यहाँ पर बना दिया। ओके, तो ये जो पेपर है जिस पर आपने क्रोमोसोम्स को अरेंज किया है, इसको हम बोलते हैं कैरियोग्राम। क्या बोलते हैं इसको, कैरियोग्राम, कैरियोग्राम। ठीक है, अब जो लास्ट वाला 23rd पेयर है, अगर जो ये दोनों सेम हुए, कैसे हुए, सेम हुए, तो पता लगा लेते हैं कि ये फीमेल है, यानी कि बेबी गर्ल है, अगर जो सेम है तो। और अगर जो ये अलग अलग है तो हम बोलेंगे बेबी बॉय है। तो इस तरीके से पता चल जाता है। एक्चुअली में एमनियोसेंटेसिस का पर्पस क्या होता है, इसको हम करते क्यों हैं, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये टेस्ट किया क्यों जाता है, तो क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, वाई दिस टेस्ट इज डन। तो इसको करते क्यों हैं, एक्चुअली में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है, ये एम्ब्रियो फीटस बनाएगा, क्या बनाएगा, फीटस बनाएगा। और जब ये फीटस बनाएगा तो हो सकता है इसके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हों, क्या हों, एबनॉर्मेलिटीज़ हों। और वो एबनॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो क्रोमोसोम से रिलेटेड हो सकती हैं। किससे रिलेटेड, क्रोमोसोम से रिलेटेड। 26 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी हेल्थी पर्सन के अंदर, ठीक है, वो नॉर्मल क्रोमोसोम्स है। अगर जो किसी क्रोमोसोम में कमी है, एक ज़्यादा हो गया, एक कम हो गया, तो उस एबनॉर्मेलिटीज़ को, जो भी क्रोमोसोम्स के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही है, उसको पता लगाने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। टू फाइंड द एबनॉर्मेलिटीज़, टू फाइंड आउट द एबनॉर्मेलिटीज़ in the baby in fetus state, in fetus stage, ठीक है। तो जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, एबनॉर्मेलिटीज़ भी कौन सी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, क्रोमोसोमल, तो उसको पता लगाया जा सकता है, इसलिए इस टेस्ट को किया जाता है। ओके, लेकिन ये तो बात कर रहा है कि भैया बैन होना चाहिए, बैन क्यों होना चाहिए, आओ देखते हैं। बैन इसलिए क्योंकि इसका मिसयूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, मिसयूज़। दिस टेस्ट यानी कि एमनियोसेंटेसिस इज मिसयूज्ड, एमनियोसेंटेसिस इज मिसयूज्ड। इसका मिसयूज़ किया जाता है। कैसे मिसयूज़ किया जाता है, टू डिटरमिन द सेक्स ऑफ डेवलपिंग बेबी। तो जो बेबी डेवलप हो रहा है उसके सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए इसका मिसयूज़ कर लिया जाता है। और जब सेक्स पता चल जाएगा कि भैया मेल है या फीमेल है, तो बाद में क्या हुआ, पता चला कि लड़की है, फीटिसाइड क्या करवा दी जाएगी, उसकी फीटिसाइड यानी कि उसकी भ्रूण हत्या करवा दी जाएगी। इसलिए बोला गया कि इसको क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये सारे तरीके हैं जो इसके अंदर आते हैं। और ध्यान रखना, एमनियोसेंटेसिस वाला जो प्रोसेस है, जो टॉपिक है, वो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहता है। अगर जो उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई क्वेश्चन देना है तो ध्यान रखना एमनियोसेंटेसिस पर ही क्वेश्चन दिया जाता है। बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो इसको नोट करते रहें। और मेरे वीडियो पर अगर जो आप पहली बार आए हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो अब हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। किसकी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्चुअली में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है
ये क्या होता है? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम बोल सकते हैं अचानक से या बोल सकते हैं बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन का बढ़ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं द ट्रेमेडेंस the suddenly increase in population at an alarming rate या हम बोल सकते हैं द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, या फिर द सडनली इंक्रीज इन पॉपुलेशन एट एन अलार्मिंग रेट इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, यानी कि अचानक से पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। तो मैं इस डाटा का दोबारा से यूज़ करने वाला हूँ। मैंने एक डाटा यहाँ पर लिखा हुआ था, तो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, मैं बात करूँ अगर जो 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग तो जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 100 करोड़ के पार थी। ठीक है, और जब हम बात करते हैं जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो 35 करोड़ थी, यानी कि 1947 में पॉपुलेशन कितनी थी? 35 करोड़। ओके, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग इतनी हुई। और हम अगर जो हम बात करते हैं आज के हिसाब से तो आज हम बोल सकते हैं अराउंड 133 करोड़ है, यानी कि 133 करोड़। ओके, अब एक्चुअली में जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे ग्रोथ हो रही है? तो हम बोल सकते हैं 17 पर 1000 पर ईयर, यानी कि ये ग्रोथ रेट चल रहा है पॉपुलेशन में। ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया कितना है? 17 इंडिविजुअल पर 1000 पर ईयर, यानी कि इतना ग्रोथ हो रहा है। और इसी तरीके से अगर जो ग्रोथ होता रहा, इसी तरीके से अगर जो ग्रोथ होता रहा, तो मैं अभी इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग बोला गया कि अगर जो इसी तरीके से ग्रोथ होता रहा, जैसे 2001 के बाद भी इस तरीके से ग्रोथ हुआ, तो हम बोल सकते हैं 33 ईयर्स में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? डबल। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि 2001 में अराउंड मान लेते हैं हम 100 करोड़ थी, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहा? 17 पर 1000 पर ईयर, इतना ग्रोथ रेट रहा। अगर जो यही ग्रोथ रेट बना रहा, ठीक है, तो आने वाले सिर्फ 33 ईयर्स में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी, यानी कि 200 करोड़ हो जाएगी। आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। तो इसी को बोला गया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको समझ में आ गया क्यों? अब बात ये आती है कि एक्चुअली में हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो हम बोल सकते हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड टू इंक्रीज पॉपुलेशन। तो किस वजह से ऐसा हो रहा है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, ये क्या हो रहा है? यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज़। यानी कि जो भी लेडी होती थी एट द टाइम ऑफ, पहले क्या होता था, प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी सारी जो लेडीज़ होती थी वो मर जाती थी, लेकिन अब वो नहीं मरती हैं, यानी कि उसमें डिक्रीजमेंट हो गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी। क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट
IMR, ये भी क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया। यानी कि जो नवजात शिशु थे, पहले बच्चे ज़्यादा मरते थे लेकिन अब ज़्यादा नहीं मरते हैं, तो इनकी भी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। बात आती है ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। एक्चुअल में दोनों कंडीशन पॉसिबल हो पाती हैं इसलिए क्योंकि मेडिकल ने अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। डॉक्टर्स की संख्या, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ने की वजह से वो क्या करते हैं, इनको बचा लेते हैं। ठीक है, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन डॉक्टर्स का काम होता है बचाना, तो वो क्या करते हैं, इनको बचा लेते हैं, जिनकी वजह से अब डेथ होना कम हो गई है। जब डेथ होना कम हो जाएगी तो आपको पता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। बात समझ में आ गई। थर्ड, अगर जो हम बात करें तो हम बोल सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में जो कपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं द कपल्स ना बोल के रिप्रोडक्टिव एज में जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा है। द नंबर ऑफ पीपल इज़ हाई who are at reproductive age। जो रिप्रोडक्टिव एज में है, ठीक है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जब संख्या बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ओके, और हमारे इंडिया में तो कुछ एक्सपेंडिंग पिरामिड आ जाता है। अगर जो हम एज सेक्स पिरामिड की बात करें तो ये एक्सपेंडिंग आता है, बिल्कुल फैला हुआ, स्टेबल नहीं है। स्टेबल किसका है, डेवलप्ड कंट्री का है, और हमारी कंट्री का कैसा है, ये एक्सपेंडिंग है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे ही बात कर लेते हैं। ये तो हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात हमने कर ली, क्या होता है। फिर हमने बात की कि क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। और अब नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स टू प्रिवेंट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि वो मेथड्स कौन कौन से हैं जिनका यूज़ हम करते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड। तो किन किन मेथड्स से आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहला जो पॉइंट लिया गवर्नमेंट ने, उसने कहा कि जो मैरिजेबल एज है उसको फिक्स कर दी जाए। मैरिजेबल एज को क्या कर दिया उन्होंने, फिक्स कर दिया, यानी कि उस एज से पहले कोई शादी नहीं कर सकता है। और वो एज क्या रही, तो फीमेल और मेल के अंदर, दोनों के अंदर अलग अलग रही। फीमेल की कर दी मिनिमम 18 ईयर्स और मेल की कर दी 21 ईयर। ठीक है, तो अगर जो ये सिस्टम है तो वो शादी कर सकते। पहले क्या होता था, 12-13 साल में ही शादी कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की अगर जो हम बात करें, जो कपल्स होते हैं उनको इंसेंटिव देना चाहिए। ठीक है, कपल्स विद स्मॉल फैमिली must be given some incentives। उन्हें कुछ आप इंसेंटिव दे दें। ठीक है, इंसेंटिव देंगे कि भैया जितने कम बच्चे को उतने पैसे वैसे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ, तो भी क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। थर्ड अगर जो हम बात करें क्या होता है, तो थर्ड हम बोल सकते हैं एजुकेशन, एजुकेट द पीपल। हम लोगों को जो है ना एजुकेट कर दें, एजुकेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है आपको पता हो, केरल जो कि हमारे इंडिया में ही है, केरल में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और वहाँ का जो सेक्स रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, और पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि वो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट में आता है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर जो हम बात करें तो हम कह सकते हैं, आप पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं तो यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करें।
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आप मतलब कि कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ऊपर ही, जो कि हमारी पूरी एक क्लास लेकर के जाएगा, पूरी एक क्लास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर लगेगी। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जिन तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी बातें क्लियर होंगी और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो ध्यान रखें आज हमने क्या क्या टॉपिक कवर अप किए हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कवर किया है, ठीक है, हमने फैक्टर्स को कवर किया है, हमने मेजर्स को, तरीक़ों को कवर किया है, हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और उसको कंट्रोल करने के मेथड्स को कवर अप किया है। तो आई होप कि सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।